लास्ट चैप्टर जो है इस किताब में, उसका नाम है द आर्ट ऑफ अर्थली सस्टेनेंस। तो इसमें मैंने माया की बात की है। माया द मटेरियलिस्टिक एनर्जी जो हर जगह है इस दुनिया में। और आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, तो गीता कहता है दैट यू शुड ओवरकम माया। आपका लक्ष्य है माया से बाहर निकलना। बट माया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माया आपको वो एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आपका धर्म अनफोल्ड होता है। धर्म यानी ड्यूटी, नॉट रिलीजन, विच पीपल मिस्टेक इट विथ अ लॉट। शुभांशी, जैसा कि आप बताते हो कल्चर के बारे में कि कैसे कल्चर को जानना इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम लोग जो आज अपनी सभ्यता से पीछे रह जा रहे हैं उसमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है? 100%। दिस हैज़ गिवन लाइक एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है हमें कि हम जो करते वो तो बेटर हो ही नहीं सकता, वो लोग जो लेके आए वही बेटर है, हमारा थॉट प्रोसेस तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी कहानी सुन के आपको लगेगा एज इज़ ट्रूली जस्ट अ नंबर। वो एक ऑथर भी है, रिसर्चर भी हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं, जिनकी फिल्म नाटक ने 9 नेशनल और 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। पास्ट इज फॉरवर्ड जैसी बुक की ऑथर जो एक ब्रिज बनना चाहती हैं कल्चर और सस्टेनेबिलिटी के बीच में। सो प्लीज़ वेलकम शुभांशी चक्रवर्ती। Hi Sakshi, thank you so much for inviting me. I feel really glad. बहुत बहुत स्वागत है शुभांशी आपका हमारे पॉडकास्ट में। इतनी यंग एज में इतना कुछ, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या है शुभांशी की कहानी? तो मैं सबकी तरह एक बहुत ही नॉर्मल टीनेजर हूँ और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बड़ी हुई हूँ। वैसे तो बहुत सारी जगह पे मैं रही हूँ। मेरा जन्म हुआ है जमशेदपुर में। मैं हूँ बंगाली, बट मैं अभी रहती हूँ मुंबई में करंटली। तो मुझे खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा 2 साल पहले, जब मुझ में एक भक्ति आई कृष्ण भगवान के प्रति। उसी वक्त से मैंने शास्त्र पढ़ना शुरू किए। बहुत सारी डिफरेंट शास्त्र पढ़े, गीता पढ़ी, वेदों में भी बहुत कुछ मतलब पढ़ा। और बचपन से ही मेरे पिताजी जो है उनको मैंने देखा है। हमारे झारखंड में ही सोनाहातू ब्लॉक में एक गांव है, उसका नाम है पांडाडी। वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उनके प्रति। एंड दिस इज़ सेल्फलेस वर्क, it's completely selfless. I have seen him selflessly devote his like entire life to that village completely. तो मैं मानती हूँ कि आप जिस परिवार में बड़े होते हैं, it has a very huge प्रभाव on you. आप कितना भी बाहर से पढ़े, कितना भी सेकेंडरी लोगों से बात करें, but your primary family has a huge effect on you, on your education, how you grow up. So I feel like on the back of my mind मुझे हमेशा से था कि सोसाइटी को कुछ वापस देना है, देश के लिए हमेशा से कुछ करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क लेके पढ़ूँगी। तभी मेरी बात हुई मेरे पिताजी के ही एक दोस्त है उनसे। वो इंडिया के यंगेस्ट माउंटेनियर है जिन्होंने 7 समिट्स को मतलब कॉन्कर बिरंगवर मतलब वहाँ पे गए थे। सो ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन वांटिंग टू गो टू द नॉर्थ पोल 5 साल से। बट वो जो एक्सपेडिशन है वो 5 साल से बार बार कॉल ऑफ हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। इतने सारे लोगों के जो ड्रीम्स है, इतने जो एस्पिरेशंस है, इट्स अफेक्टिंग दैट टू। तो मुझे लगा कि अगर मैं एनवायरनमेंट की सेवा करती हूँ, अगर मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करती हूँ, मैं ऑटोमेटिकली लोगों की सेवा कर रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली देश की सेवा कर रही हूँ। तो इसकी वजह से आई केम ऑन टू दिस फील्ड। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। आप झारखंड में, जैसा आपने बताया आपका जन्म हुआ और आपने काफ़ी टाइम बिताया भी है यहाँ पे, तो वो जो टाइम आपने स्पेंड किया ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो इन्वॉल्वमेंट, तो क्या आज भी आपके आइडियाज़ वहीं से जन्म लेते हैं? क्या रहा आपका चाइल्डहुड, कैसे बीता, कुछ बताइए। क्या शेप किया आपके चाइल्डहुड ने? बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मैंने पिताजी को देखा है हमेशा मतलब इतने सेल्फलेसली काम करते हुए, तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली मुझ पे पड़ा है। और जो ये गांव है पांडाडी,
उनको मैंने बहुत क्लोजली देखा है। मैं भले ही मैं रहती हूँ मुंबई में, बट उनसे मेरा एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो मुझे हमेशा से था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, इनके इनको एक वॉइस देना है, इनके वॉइस को एक प्लेटफॉर्म देना है। तो इसी वजह से मैंने एक फ़िल्म बनाई, एक मूवी बनाई। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक दिन गई अपने पापा के पास और मैंने कहा कि मुझे भी कुछ करना है, इवन आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। तो उन्होंने कहा कि या ऑफ कोर्स, बट डू व्हाट यू आर गुड एट, डू व्हाट यू कैन डू। इसीलिए इसके पहले मैंने एक कोर्स भी किया था FTII से, एक बहुत छोटा सा कोर्स था फिल्म ओरिएंटेशन पे। तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई यूज़ माई क्रिएटिविटी फॉर दैट। मैं आज भी खुद को एक प्रॉपर फिल्म मेकर नहीं कहूँगी, बिकॉज वो टेक्निकलिटीज़ मुझे अच्छे से नहीं पता। आई एम एन आर्टिस्ट, आई वर्क विथ माई इंट्यूशन। जो मेरा इमेजिनेशन है उसको मैं कैसे ग्राउंड पे उतारती हूँ। तो जो ये नाटक फिल्म है, ये छाऊ डांसर्स पे ही रिवॉल्व करती है। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट 4 मिनट फिल्म। सो इट्स अबाउट दिस चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा है और उसके जो पिताजी है वो एक छाऊ के डांसर है, और वो रोज़ अपने पिताजी को ऐसे डांस करते हुए देखता है और बहुत इंस्पायर्ड फील करता है। बिकॉज आप जो छऊ नृत्य देखेंगे वो एक काइंड ऑफ नाटक की तरह होता है। डिफरेंट स्टोरीज़ को वो लोग मतलब उस डांस के थ्रू बताते हैं। तो कभी वो अपने पापा को जैसे राम जी के रूप में देखता है, कभी कृष्ण जी के रूप में देखता है, कभी दुर्गा माँ के रूप में देखता है। तो उसके लिए उसके पिताजी एक प्रोटैगनिस्ट है, एक हीरो की तरह है। तो एक दिन क्या होता है कि वो गलती से अपने पापा को एक छोटे से ईटरी के पास बर्तन मांजते हुए देख लेता है, जहाँ पे उसका जो ओनर है उनको बहुत ह्यूमिलिएट कर रहा है। और ये जो है उसके दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक द्वंद्व शुरू कर देता है कि मेरे पिताजी है कौन। इज़ ही दैट अमेजिंग हीरो, दैट डांसर हु इज़ कॉन्करिंग द इविल, जो मतलब सारे मतलब बुराई को ख़त्म कर रहे हैं, और इज़ इट दिस मैन जो हारा हुआ आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कौन है वो। तो ये मूवी इसी मतलब यही दिखाने की कोशिश करता है कि ये लोग इतने शिद्दत से जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अपना पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, वो उनके लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए इनफ नहीं है। वाओ! बहुत ही डीप थिंकिंग है ये एक टीनेजर के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप सिर्फ 15 साल के थे जब आपने ये फ़िल्म बनाया, और ये फ़िल्म तो बुसान फ़िल्म फेस्टिवल में भी आपने जीता है, इस फ़िल्म ने जीता है बहुत। तो क्या कुछ रहा, मतलब जब आपने छऊ डांसर्स को देखा, जब क्लोज़ली देखा, तो ये सब्जेक्ट एक टीनेजर के लिए कितना अनयूजुअल था? जैसे आपने ये सब देखा छऊ डांसर्स को, और छऊ शायद आज बहुत लोग नहीं भी जानते इस डांस फॉर्म के बारे में। और आपने जैसा बताया कि जो अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं डांसर्स, एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। तो व्हाट कैन बी डन फॉर देम एंड व्हाट इज़ लाइक छाऊ फॉर यू? सो मुझे ना ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बहुत छोटी हूँ, अपने मतलब एज के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। पॉइंट ये है कि जो मैं मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ वो कितनी इफ़ेक्टिवली पहुँच रही है लोगों की तरफ। और अब जब आप बात करती है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम इनको प्रमोट कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी प्रिजर्विंग आवर कल्चर, बट आई फील लाइक द वर्ड प्रिजर्विंग इज़ वेरी बैड वर्ड। प्रिजर्व हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? सो आई फील लाइक हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, एंड आई बीन डूइंग इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। आई बीन ट्राइंग कि इनको वो आवाज़ मिले, इनके बारे में लोगों को पता चले। तो मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी मैं बहुत इसके बारे में मतलब बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशंस हम करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने फिल्म मेकिंग के बाद लिखना शुरू किया, पास्ट इज़ फॉरवर्ड आपकी बुक आने वाली है, और तो मतलब क्या ये फीलिंग आपके अंदर पहले से थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या फिर एक सडन डिसीजन था, एक इम्पल्सिव डिसीजन था, या फिर ये फीलिंग पहले से ही थी आपके अंदर? आई मीन जैसे मैंने आपको कहा, मुझे हमेशा सोसाइटी को गिव बैक करना था, मुझे कुछ करना था देश के लिए। ये बस एक फॉर्म बन गया, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिससे मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पाई। और क्लाइमेट चेंज के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये एक टॉपिक बन के रह चुका है, बट यही बात है कि इट हैज़ टू बी मोर देन अ टॉपिक। हम ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग दैट वर्क। सो ये जो किताब है इसकी भी एक कहानी है इसके पीछे, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो किताब है इसकी शुरुआत एक कॉलेज के क्लासरूम से हुई, जहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे। वो आए क्लासरूम में और वो कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेश एंड ऑल। ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि देश में रहो, कुछ करो, बाहर जाओ, एंजॉय करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जब बात मैंने सुनी, मुझे लगा ये अगर
कोई भी और बोलता, अगर मेरे फ्रेंड्स बोलते, अगर इंटरनेट में मैंने सुना होता, तो इट वुडंट हैव बीन अ बिग डील, इग्नोर कर देती। बट ये मेरे गुरु के मुँह से निकल रहा है, इसको मैं कैसे इग्नोर कर दूँ? इसलिए इसकी वजह से मुझ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और मुझे लगा कि हमारी जो देश की परंपराएं हैं, जो कल्चर है, उसको एक सही सम्मान नहीं मिलता, एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इसका हमेशा मजाक बन के रह जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, मेरा जो सब्जेक्ट है सस्टेनेबिलिटी, इसको मैं उससे जोड़ूं। तो जो मेरी किताब है पास्ट इज़ फॉरवर्ड, वो हमारे जो भारत देश के परंपराएं हैं, उस परंपराओं के जो सिद्धांत है, जो जीवनों के सिद्धांत है, जैसे धर्म हो, कर्म हो, अहिंसा हो, संवेदनशीलता हो, तो ये सब आज के समय में, आज के युग में कितने रेलेवेंट है हमारे कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ लड़ने के लिए। सो वाह शुभांशी, इतने मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी एज इज़ जस्ट अ फैक्टर, वी ऑल नो, लेकिन फिर भी इस उम्र में आपकी जो ये डीप थिंकिंग है ये बहुत लोगों में नहीं देखने को मिलती है। आप सिर्फ 18 की हो, लेकिन जो आपकी थिंकिंग है वो 40 की उम्र की लगती है। तो शुभांशी, ये बुक जो है पास्ट इज़ फॉरवर्ड, काफ़ी यूनिक नेम है, इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, बैक स्टोरी क्या है? जी, तो मैं मानती हूँ कि मुझे ये टाइटल इतना क्यों मतलब अच्छा लगा और मैंने क्यों रखा, बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि अगर आप अतीत को नहीं समझ सकते तो आप वर्तमान को नहीं समझ सकते, और अगर आप वर्तमान को ही नहीं समझ सकते तो हाउ विल यू पेव योर पाथ फॉरवर्ड। तो हम भविष्य को बनाने के लिए अतीत को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पास्ट इज़ फॉरवर्ड। हमारा अतीत हमें एक दिशा दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, इसीलिए। वाओ, दैट्स सच एन अमेजिंग आइडिया। तो शुभांशी, ये जो बुक आपने लिखी है पास्ट इज़ फॉरवर्ड, इसमें आपने बताया है कि कैसे हम लोग अपने कल्चर को कनेक्ट करके सस्टेनेबिलिटी कर सकते हो, तो क्या आप इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, बिल्कुल। तो जब बहुत ही बचपन से मैंने देखा है, आप दूसरे देशों के अगर कल्चर देखेंगे, जापान में एक डिसिप्लिन होता है अंदर से। यू विल नेवर सी एनीबॉडी लिटरिंग, ट्रैशिंग अराउंड। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है? तो हमारे देश में जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी है, इसका कोई डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। तो जो मैंने डिस्कवर किया कि हमारा जो देश है ना, सस्टेनेबिलिटी इस वर्ड को समझता है कि ये तो अमेरिका से आया है, अंग्रेज़ी शब्द है, हम क्या करेंगे जान के। बट असलियत में ये तो हमारा ही है, ये जो ज्ञान है सस्टेनेबिलिटी का, ये तो इंडिया का ही है। तो ये किताब ये बताने की कोशिश करती है कि आप जो सोच रहे बाहर से आए, वो हमारे देश का ही है। हमारे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, वो तो सस्टेनेबिलिटी में ही रहते हैं। वाओ! मतलब ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है हमारी आज के जेन ज़ी जनरेशन को जोड़ने की, जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रहे हैं अपने कल्चर को समझने में, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के तरफ ज़्यादा ड्रिवन है। और जैसा कि आपने बताया, अपनी यूनिवर्सिटी स्टोरी जो आपने शेयर की, तो सुना तो बहुतों ने होगा, पूरी क्लासरूम ने सुना होगा, लेकिन चेंज मेकर तो एक ही बनी आप। तो आई विश कि ये जो बुक है ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे और हमारी जो जनरेशन है वो समझे, हमारे कल्चर को समझे। शुभांशी, हाउ डू यू फील व्हेन यू नो आज की जनरेशन जब अपने कल्चर को नकार देती है? और ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ा इशू है इंडिया के लिए। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी कुछ कहा है कि ही वांट्स कि वो अपनी कंट्री को ऐसा बनाए कि ब्रेन ड्रेन जो है, जो हमारी यूथ है, जो स्किलफुल यूथ है, जैसे नासा में इतने सारे साइंटिस्ट हैं वो इंडियन हैं, इतने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी इंडियन है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सो व्हाट आर यू व्यूज़ ऑन दिस? सो जब आप जनरेशन की बात करती हैं, हमारी जनरेशन की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब आई वोंट इंसल्ट देम और टॉक एनीथिंग लाइक दैट अबाउट देम, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ देम। मैं भी एकदम वैसी थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है मुझ में, ये कहीं ना कहीं 1-2 साल पहले से ही आया है। तो मैं मानती हूँ कि अगर मुझ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है तो ये किसी में भी आ सकता है। और जिस क्लासरूम में मैं थी, आई एम श्योर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये गलत लगा था, बट सब में वो आई थिंक करेज नहीं होती कि इसके बारे में मतलब बात करे, इसके बारे में कुछ करे। सो मैंने सोचा कि मैं आज की युवा की वो आवाज़ बनूं हु कैन रिप्रेजेंट देम। एंड मुझे यही लगता है कि वी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, वो लोग अवेयर हैं, बट अभी हमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, हमें एंकरिंग की ज़रूरत है।
वी हैव टू, देश तो बहुत लोग बदलना चाहते हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू डू व्हाट दे कैन, बट उसके लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा, है ना, देश को समझना पड़ेगा, देश के लिए कुछ करने के लिए। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी शुभांशी। तो शुभांशी, आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई वर्सेस चाइना, जी जिसमें ये एक साउथ की मूवी है जिसमें बताया था कि बोधि धर्म की जीन्स को उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि कैसे जो हमारे जो एंशिएंट कल्चर्स थे उसमें जो भी मेडिटेशन हुआ करता था और जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे, योगा प्रैक्टिस करते थे, उससे जो बोधि धर्म ने अपने अंदर के इंटेलेक्ट को कैसे जगाया था। तो उसी पे वो फिल्म बेस्ड है कि कैसे इंडिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें उस फिल्म में बताई गई थी। सो डोंट यू फील कि कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए, लोगों को और अपने कल्चर के बारे में जानना चाहिए? कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है कि ये जो योगिक मेडिटेशन है, पोएटिक मेडिटेशन है, इसको थोड़ा और वाइड फॉर्म में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली फील, बिकॉज जो मीडिया है इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, इट्स वेरी पावरफुल, एंड अभी बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन आई नो द पावर ऑफ मीडिया और ये कितना इफ़ेक्ट कर सकता है। अभी अगर कोई मैंने फिल्म देखी होगी 5 साल पहले, वो अभी भी मेरे मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं होगी। सो डेफिनेटली इसको और प्रमोट करना चाहिए। एंड जैसे मैंने अपनी किताब में लिखी भी है, देयर इज दिस चैप्टर कॉल्ड नेचर एज अ गुरु, कैसे नेचर हमारा गुरु है। तो एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, उनका नाम है हो। तो मतलब बहुत पहले उनकी कोई लिपि नहीं थी, तो वो लोग लिखते नहीं थे किसी भी फॉर्म में, कोई रिटन फॉर्म में उनका विजडम नहीं था। तो जब भी कोई मतलब इंसान उस कम्युनिटी से उनका देहांत हो जाता था तो फिर एक विजडम ख़त्म हो जाता था, कि एक किताब जल जाती थी एक तरीके से। तो अगर आपने गुरु लाखू बोद्रा के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने उनको लिपि दी जिसका नाम है वारांगक्षिति। तो इस किताब में मैंने उसके बारे में लिखा है कि अगर आप वारांगक्षिति लिपि को देखेंगे क्लोजली, तो उसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो किसी ना किसी योगिक पोस्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सारे योगिक पोस्चर्स आए हैं नेचर से। जैसे वृक्षासन जो हमने वृक्षों से सीखा है, भुजंगासन जो हमने स्नेक से सीखा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपने जो ब्रेन ड्रेन की बात की। सो ऑफ कोर्स आई फील लाइक इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, अवेयरनेस नहीं मिल रहा, एंड देयर इज़ अ lot to work on when it comes to that specific thing. बट डोंट यू फील कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बन गया है इंडिया में कि लोग अपने कल्चर को ही नकार दे, जैसे कि ना एक चाणक्य ने एक बात कही थी कि पराजित देश या फिर पराजित राज्य तब तक पराजित नहीं होता है जब तक वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलता नहीं है, उसको पकड़ के रखता है। तो कहीं ना कहीं आज भारत अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है। भारत अपने योगा को, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने योगा को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के गए, वो पूरा उन्होंने इंटरनेशनल इस चीज़ को बनाया और योगा हर जगह फैल रहा है और लोग उसको अपना रहे हैं, जिम को डिच करके योगा अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा जो कल्चर है उसमें एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन इस कल्चर के बारे में लोग जान ही नहीं रहे हैं, तो आखिर वो अपने अंदर की कंसाइंस को पहचानेंगे कैसे? तो आपकी जो पास्ट इज फॉरवर्ड बुक है, तो इसमें और क्या क्या ऐसा है कि जो हमारे जनरेशन को बताए, और जो कल्चर के बारे में जो नहीं जान रहे लोग, योगा, मेडिटेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन, तो क्या कुछ है इस बुक में? और जी तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी का ज्ञान बहुत पहले से है, बट आज की जो जनरेशन मैं बोलूँगी वो उनमें ये कल्चरल डिस्कनेक्शन आ गया है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गांव में जाते हैं और किसी बच्ची से पूछते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब बताओ, वो नहीं बता पाएंगे ऑल ऑफ दीज टर्मिनोलॉजी। बट अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम्हारी मम्मी क्यों पेड़ों को पानी देती है, क्यों पेड़ों की पूजा करते हैं, तो वो आपको वो बता पाएंगे। तो इसमें एक चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है इस किताब का, उसका नाम है इकोलॉजिकल कर्मा। तो जब हम कर्मा ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा वी एसोसिएटेड टू रिलीजन, अध्यात्म से रिलेट करते हैं इसको। बट मैंने कर्म को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गुड इकोलॉजिकल कर्मा करते हो तो आपको उसका गुड कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, बैड इकोलॉजिकल कर्मा करते हैं तो उसका बैड कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है। सो ये एक बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन बन जाता है
हमारे देश के लोगों के लिए, फॉर अ लेमन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया. सो आई फील लाइक दिस इज़ व्हाट दिस बुक डज. एक और चैप्टर है द फॉरगॉटन राइट्स ऑफ नेचर. तो उसमें यही बात करती हूँ मैं कि कैसे हम नेचर के राइट्स को भूल रहे हैं. अगर कोई पेड़ बात कर पाता तो वो क्या कहता, अगर कोई नदी बात कर पाती तो वो क्या कहती. तो जैसे इसमें एक और स्टोरी है उसी चैप्टर में, यक्ष और यक्षिणियों के बारे में, कि पहले के ज़माने में अगर आप स्टोरीज़ भी पढ़ेंगे बहुत सारे शास्त्रों से, तो जो इंसान थे वो यक्ष और यक्षिणियों से बहुत डरते थे. उनमें एक बहुत डर था कि कुछ भी हो जाए इनको तो ऑफेंड नहीं करना, इनको गुस्सा नहीं दिलाना. तो क्या कहा जाता है कि यक्ष और यक्षिणियाँ ये लोग पेड़ों पे रहते थे, इनका वास पेड़ों में था. तो इसीलिए पेड़ काटना या फिर किसी भी पेड़ को किसी तरह से कष्ट पहुंचाना, लोग इसको अवॉइड करते थे. सो आज के टाइम में भी आप कहेंगे कि ये सुपरस्टिशन है. ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है ना, उनके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा. सो ऐसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें मैंने इस किताब में कही है. लास्ट चैप्टर जो है इस किताब में, उसका नाम है द आर्ट ऑफ अर्थली सस्टेनेंस. तो इसमें मैंने माया की बात की है. माया द मटेरियलिस्टिक एनर्जी जो हर जगह है इस दुनिया में. और आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, तो गीता कहता है दैट यू शुड ओवरकम माया. आपका लक्ष्य है माया से बाहर निकलना. बट माया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माया आपको वो एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आपका धर्म अनफोल्ड होता है. धर्म यानी ड्यूटी, राइटियसनेस, नॉट रिलीजन, विच पीपल मिस्टेक इट विथ अ लॉट. सो उसी में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया मतलब खुद का जीवन जो है, उसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने एग्रीकल्चर की बात की है. इसमें एक और स्टोरी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है छोटी छोटी जो शास्त्रों से मैंने ली है. सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी लोगों को. और इसमें बहुत सारी जेनजी रेफरेंसेस है. तो ये किताब युवाओं के लिए ही है, मेरे एज के लोगों के लिए ही है. वाह शुभांशी, आजकल जैसे जो लोग हैं वो 9 to 5 की रेस में फंसे रहते हैं, उस लूप में, एक रैट रेस में फंसे रहते हैं. वहाँ पे आपने कुछ ऐसा सोचा कि आप कुछ करना चाहते हो, इस देश के लिए करना चाहते हो, कुछ इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बुक है, आज जब लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ पाए या फिर गीता पढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो आपने एक सार लिया है सारे स्क्रिप्चर्स का थोड़ा थोड़ा, और एक मतलब पूरा इस उस एक बुक में लेकर के आए हो आप, तो ये बहुत ही कमेंडेबल है कि ये बुक एक लिंक के जैसा काम कर रही है वो लोगों में जिनके पास टाइम नहीं है. तो शुभांशी, ये बुक लिखना कितना चैलेंजिंग रहा? मतलब क्योंकि इतनी कम उम्र में व्हेन यू नो वी टॉक कि हमें एक बुक लिखनी है, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, दे रैन आउट ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग. तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस बुक लिखने में? जी, अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग आए मेरे पास कि कंग्रेचुलेशंस, आई कांट बिलीव आपने इतना कुछ बड़ा कर दिया है. बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही कमेंडेबल है, बिकॉज आई फील लाइक डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. सो यूनिवर्सिटी में जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे एक पुश दिया, क्योंकि आई हैड अ इंटेंशन, हैड अ वेरी कि मुझे ये मैसेज पहुंचाना है, मुझे ये सबको दिखाना है हम कि हमारे देश में भी कितना कुछ है. स्वदेश के बारे में ही इसीलिए मैंने लिखा है. तो जब आप कहते हैं कि कितना बड़ा काम, मुझे नहीं लगता. आई फील लाइक एवरीबडी कैन डू इट, टू बी वेरी फेयर. एंड मुझे सच में मैं सच बताऊँ तो किताब लिखने का जो टाइम था वो मेरे लिए बेस्ट था. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे इतना कुछ मतलब जानने को मिला, इतना कुछ समझने को मिला. मैंने इतने सारे अमेजिंग ऑथर्स को डिस्कवर किया, शास्त्रों को और डीपली जाना. सो आई थिंक इट वाज द बेस्ट पार्ट, टू बी ऑनेस्ट. ओके. सो और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब कि वो कैसे अपने स्क्रिप्चर से और कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जिनमें कुछ इंटरेस्ट होता है कि वो अपने स्क्रिप्चर्स को कनेक्ट करे, पढ़े, तो लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको एक लिंक नहीं मिल पाता है कि वो शुरू कहाँ से करें, तो आपकी गाइड क्या रहेगी उनके लिए? तो आई फील लाइक पास्ट इज़ फॉरवर्ड की तरह और भी बहुत सारे किताबें हैं, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, हमारे जनरेशन को कनेक्ट करना हमारे एंशिएंट विजडम से. तो अभी रिसेंटली मैं भी संस्कृत सीख रही हूँ, क्योंकि देखिए संस्कृत इम्पॉर्टेंट है. आप इंग्लिश ट्रांसलेशंस कितना भी पढ़िए, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता. जैसे धर्म वर्ड का कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको मिलेगा ही नहीं. मैं अगर धर्म की बात करूँ अंग्रेज़ी में, आई विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली इन इंग्लिश. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप
वो लैंग्वेज बिना सीखे आप कर ही नहीं सकते। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी बहुत सारे बायसेस रहते हैं ऑथर के। हमारे शास्त्रों का पॉइंट ही है कि आप वो खुद से पढ़िए, खुद से इंटरप्रेट कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपने क्या समझा, व्हाट इज़ योर डिडक्शन ऑफ इट। सो आई फील लाइक संस्कृत जानना आई फील लाइक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, संस्कृत ही तो जननी है सारी भाषाओं की। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और बहुत ये मतलब एक ज़रूरी भी है कि लोग जानें अपने कल्चर को, संस्कृत को जानें, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। माइथोलॉजी नहीं है, संस्कृत हमारी हिस्ट्री है। बिल्कुल। शुभांशी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सनातन की, आपने बोला कि धर्मा इज़ नॉट रिलीजन, Yes. तो सनातन इज़ ऑल्सो नॉट अ रिलीजन। Not at all. सनातन वो एक धर्म है। सनातन इज़ वे ऑफ लिविंग। सनातन बहुत कुछ सिखाता है। जैसे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप हमें पता था कि नवग्रह होते हैं, और हमें बहुत सारे हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस रहे हैं, जो हमारे सर्जिकल साइंसेस रहे हैं, वेदों पे रहे हैं और मेडिकेशंस पे रहे हैं, तो वो खुद में ही बहुत ही डाइवर्स रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा रीजंस रहा है कि मतलब इतना मतलब पूरे वर्ल्ड से हम इतने आगे हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि दूसरे देश हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ही बहुत दूर जा रहे हैं अपनी सभ्यता से। मुझे लगता है कि हमारी हमारी जो जनरेशन है, आई फील लाइक उनको कहीं ना कहीं एक एम्बैरेस्ड फील होता है अपने ही आइडेंटिटी से, एंड यही सबसे बड़ा कारण है जो हम पीछे रह जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट से कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मुझे मॉडर्निटी बहुत पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। इतना जो मैंने रिसर्च किया इट वॉज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं कहाँ डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में जाके एक बुक बुक लेके आऊँ, खोजूँ। टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया। आप कोई भी बुक आपको पढ़ना है, आप सर्च कर लीजिए, वो आपको किंडल में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे संसाधन आपको मिला है। तो मुझे लगता है कि पॉइंट इज़ कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सनातन है, इट डज़ नॉट हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। आप दोनों चीज़ें, हमारा नया और हमारा पुराना, एक साथ हाथ में हाथ डाल के भी चल सकता है, और यही बात लोग मिस कर जा रहे हैं। तो आप पहनिए, आपको जो करना आप करिए। इट्स गुड टू बी मॉडर्न, इट्स गुड टू हैव दैट थॉट प्रोसेस। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कल्चर को एक्सेप्ट करने की, मैं ये नहीं कह रही आप उस ज़माने में चले जाइए, वैसे ही मतलब वेशभूषा रखिए, वैसे ही सारी चीज़ें करिए। नो, बट देयर शुड बी अ बैलेंस, राइट? देयर शुड बी अ बैलेंस। यू हैव टू नो हु यू आर, यू हैव टू नो वॉट योर आइडेंटिटी इज़, वेयर यू आर फ्रॉम। आप जिस देश के लिए काम कर रहे हो उसको तो जानना पड़ेगा ना, उसको बिना जाने आप कैसे कर सकते हैं? So that's what I believe in. वेरी ट्रू शुभांशी, वेरी ट्रू। शुभांशी, जैसा कि आप बताते हो कल्चर के बारे में कि कैसे कल्चर को जानना इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम लोग जो आज अपनी सभ्यता से पीछे रह जा रहे हैं उसमें ये ब्रिटिश कोलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है? 100%। दिस हैज़ गिवन लाइक एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है हमें कि हम जो करते वो तो बेटर हो ही नहीं सकता, वो लोग जो लेके आए वही बेटर है, हमारा थॉट प्रोसेस तो अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारा खान पान, हम हाथ से खाते हैं, ये तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, चम्मच कांटे से खाने वाला कल्चर बेटर है। डेफिनेटली, सो द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हैज़ प्लेड अ ह्यूज पार्ट। बट आप ऐसे बहुत सारे देश देखेंगे जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ था, एक्सटर्नल लोग आए थे, बट उन्होंने फिर भी अपना कल्चर रिटेन किया है, बट किसी कारण हम वो नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट आई फील लाइक अभी एक नई लहर आई है सनातन की, ये हमारे कल्चर को जो प्रमोट कर रही है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल। या वेरी ट्रू। हमारी सभ्यता में पहले पत्ते पे खाना खाया करते थे, लेकिन अब जब कोई विदेशी देश इकोलॉजी की बात करके, सस्टेनेबिलिटी की बात करके, जब जो पत्तल के जो प्लेट्स होते हैं वो लॉन्च करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में तो कितने हज़ारों सालों से ये एक सभ्यता चलती आ रही है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, देश के लोगों को अपने कल्चर और सभ्यता से थोड़ा जुड़ना चाहिए। आज भारत को छोड़ कर के जितने भी बाहर के विदेशी देश हैं वो आज सनातन को अपना रहे हैं, सनातन की ओर जा रहे हैं। तो ये एक नई लहर आई है, कह सकते हैं ये एक नई लहर आई है, और ये लहर अच्छी है। अभी आपकी जो किताब है पास्ट इज फॉरवर्ड, उसके बारे में अमोघ लीला प्रभु ने बात किया है। क्या आपका उनसे कभी मिलना हुआ? कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, मेरा उनसे मिलना हुआ, यही रांची में उनसे मिलना हुआ इस्कॉन के मंदिर में। एंड उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जो मैंने किया है, मतलब उसको
एक बहुत मुझे प्राउड फील हुआ, मुझे एक बहुत इमेंस प्राइड फील हुआ उनसे मिलके, बिकॉज ही इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड इट was जस्ट अमेजिंग. इट्स ऑलवेज अमेजिंग मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल. एंड उन्होंने एक वीडियो भी बनाई उसके ऊपर इसी बात को प्रमोट करते हुए. सो ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई वुड से. अभी आपकी जो बुक लॉन्च हुई उसमें जीडी बख्शी सर ने भी पार्ट लिया था, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई मीन वो तो मुझे एकदम अपने लगते, एकदम अपने दादाजी की तरह लगते हैं. बट जब ही इज़ लाइक अ ट्रेजरी ऑफ नॉलेज. आप जब उनकी बातें सुनेंगे, मैं आई कैन लिसन टू हिम स्पीक फॉर एवर. उनके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है. सो आई एम लाइक ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, आई वुड से. वाह! तो शुभांशी, जब आपको आइडियाज़ लेने होते हैं तो आपका गो टू कम्फर्ट क्या रहता है? स्ट्रेस आउट जब होती हैं आप, तो आप कहाँ जाना पसंद करती हैं? वॉकिंग अलोन, या फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाती हैं? आपकी इंटरनल दुनिया कैसी हो जाती है उस टाइम पे? जब मैं वैसे सिचुएशन में रहती हूँ, मैं कान्हा के पास जाती हूँ, कृष्ण के पास जाती हूँ, एंड दैट इज़ माई सेफ प्लेस. सो ऐसे ऐसे बहुत बार होता है कि जब कॉलेज में आप रहते हो या फिर जब आप माया के बीच में रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्शन आ जाता है आपके और भगवान के बीच में. और वो दैट्स द वर्स्ट फीलिंग एवर. इस पर मैंने बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत सारे पोइम्स भी लिखे हैं इसके ऊपर. सो जब भी मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होता है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, मैं गीता खोलती हूँ. एंड गीता में जब कितनी बार भी पढूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है उससे जानने को, सीखने में. मैं आज गीता पढ़ती तो मुझे लगता है अच्छा मैंने ये सीखा, कल पढ़ती तो मुझे लगा अरे ये तो कल भी मैंने पढ़ा था, बट आज मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. तो वाह शुभांशी, तो जैसा अभी आप बता रहे हो, मुझे काफ़ी एक जिज्ञासा हो रही है जानने की आपकी रूटीन के बारे में, कि आपका रूटीन क्या रहता है? सुबह उठते के साथ आप क्या करते हो? अभी मेरा रूटीन थोड़ा डायनामिक रहता है, वो दिनों के साथ चेंज होता रहता है. सो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल जब मैं किताब लिख रही थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ चल रहा था. तो सुबह उठ के सबसे पहले ये काम ख़त्म करना है, सोने के पहले भी यही काम करना है. तो तो यही रूटीन था. बट ऐसे नॉर्मल दिनों में सुबह उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मम्मी के साथ बातें करती हूँ. तो आई हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक ऑफ एवरी अदर टीनेजर, आई वुड से. वाओ! एंड व्हाट इज़ योर गो टू कम्फर्ट फूड? Oh my god, that's a little bit. um, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है. वाओ! राजमा चावल मुझे भी पसंद है। तो एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, जो आप करना पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं पसंद करती हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे डांसिंग, मुझे कथक सीखने का बहुत मन है. बट सीख नहीं पाई फॉर सम रीज़न. सो अभी मेरा मन है कि अभी मैं कथक सीखूंगी. आई विल गो ऑन विद दैट, बिकॉज आई फील लाइक कोई भी एज लेट नहीं होता. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम एनी एज. सो many things I'm doing and which I would love to explore more. वेरी ट्रू. मैं बोलना चाहूँगी कि या हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, बट वी कैन बी परफेक्ट -1. परफेक्ट -1 इज़ अ थ्योरी दैट आई बिलीव इन. मेरी खुद की राइटिंग है जिसमें यू कैन नॉट एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स, यू कैन नॉट लाइक पुट योर लेग्स इन ऑल द फील्ड्स, लेकिन आप मैक्सिमम फील्ड्स में अपना योगदान दे सकते हो. The यू कैन point नॉट बी is परफेक्ट. that you don't have to be whenever I'm trying something new, learning something new, I don't have the mindset कि मुझे इसमें अच्छा करना है, मुझे सक्सेस चाहिए. I'm doing it for myself. I'm doing it to have that self satisfaction. Learning something new is not because मुझे I'm so like knowledgeable now. It's because oh my god, I never knew about this. This is so cool. So I always go on with my life with that kind of a mindset, I would say. यू आर अ डायनामिक पर्सनैलिटी, आई मस्ट से. आप अभी मल्टीपल डिसिप्लिन्स में काम कर रहे हो. फिल्म मेकिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन, वो एक अलग डिसिप्लिन है, और बीइंग अ ऑथर इज़ ऑल्सो अ टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन. तो दोनों में से टफ आपको क्या लगता है? विच डिसिप्लिन मेड यू फील मोर स्ट्रेस्ड आउट? Honestly, discipline itself did not make me feel stressed out. I mean, filmmaking के challenges थे because बहुत सारे technicalities थे, over the shoulder shot, ऐसे बहुत सारे different terms थे. But again, I'm an artist, so I work with my intuition. जो मेरे दिमाग में था, I just put it on the ground. So even when it came to writing a book, I mean, before this मैंने एकदम एक religiously एक किताब proper ऐसा लिख के I have never done that. But again, I had the determination. Determination रहता तो आप कुछ भी कर सकते हैं. Determination के बिना आप कितना भी try करो, वो होता ही नहीं है. So I feel like tough as such कुछ था नहीं. Again.
वाओ दैट्स ग्रेट। तो अब थोड़ा मूड को और लाइट करते हैं। वी बिल्कुल। हैव अ सेगमेंट कॉल्ड ट्रूथ एंड टेल, जिसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी और आपको बोलना होगा कि वो सच है या फिर कहानी है, और आप उसके पीछे की कुछ स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो, कुछ Okay. फनी, कुछ सीरियस। तो लेट्स begin the Sure, segment. let's go ahead. So, I once started a creative project at 2 a.m. and didn't sleep the whole night. True, 100%. Every single time. Every single time. Okay, so someone once told me filmmaking is not for girls and I proved them wrong. नॉट ट्रू। रीज़न बीइंग मेरा परिवार ही ऐसा है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ, या फिर मेरे परिवार में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लड़के अलग होते हैं, लड़कियाँ अलग होती है। मैं ऐसे ही बड़ी हुई हूँ। तो आई मीन ये जो आपने कहा, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड देयर इज़ अ लॉट टू स्पीक ऑन दैट, बट पर्सनली मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मैं जो भी करना चाहती हूँ, एंड इनफैक्ट I feel like without my parents' support, it would have been impossible. So personally, I have never heard that for myself. Okay, so who is your inspiration? Krishna Bhagwan. My Kanha is my inspiration. Whatever I do, whatever I'm doing, everything is because of his beautiful mercy and his grace on me. So it's him. Okay, so the next thing is I wrote one full chapter of Past is Forward in one sitting without planning. Yes, always. The entire book was done without planning. लिख लिया, उसके बाद chapters के name decide हुए. So it was really tough to, like categorize them into chapters. So yeah, so one sitting में ही सब कुछ. I've cried while editing a film scene because it felt too real. Yes, this has happened. Even now, whenever I watch Natok, I really get into the film and like I become really emotional. And even the actors that we had for Natok, they are the people from that same village. Okay, so वो एक जो rawness था, उनके जो emotions थे, अगर आप देखोगे वो film, उसमें जो बच्चा है जिसने वो बच्चे की मतलब एक्टिंग की है, वो इतना रियल था. Whenever I watch it, it's a very tear-jerking, very emotional thing, I would say. So I feel like everybody should watch Natok. Definitely, please viewers, go watch Natok. I once told someone I'm a filmmaker and they thought I was joking. Yes, this has happened. Any story? Yeah, so when we go to a new school or a new college, they're like, oh, tell me something about yourself, give me a fact. So I was like, मैं क्या बोलूँ. So I was like, okay, I'll just tell them this. So I said that, oh, I'm a filmmaker, and they're like, really? Oh my God. So I got so many different reactions because of that. So there were people who were like, are you joking or is it for real? ओके, सो शिवांशी, आपने बताया कि आप काफ़ी सारी जगहों पे रहे हो, आपका नाता बहुत सारे शहरों के साथ रहा है, तो फिर इतना शहर भी आप बदले हो और मतलब स्कूल्स भी आपने किए, तो फिर क्या रहा है, मतलब हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? To be very honest, I don't have many friends. I'm a very introverted person. I have a very small group of circle, and I love to meet new people. But then अपना वो comfort zone से निकलना is a little bit tough. और हाँ, मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ, बहुत सारे स्कूलों में गई हूँ. But I feel the most connected to झारखंड, क्योंकि मैंने जो भी किया है ये इसी भूमि की वजह से है. मैं जो भी हूँ इसी भूमि की वजह से हूँ. So एक वो इंक्लिनेशन रहता है. एंड मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है, कुछ साल स्कूलिंग भी जमशेदपुर में हुई है, तो एकदम जो इनिशियल ईयर्स है, इनिशियल जो मेमोरीज है, वो यहीं की है. सो झारखंड इज़ अ लवली स्टेट, आई मस्ट से. 100%. तो अगर मैं आपके किसी दोस्त से पूछूं कि शुभांशी को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, तो वो क्या बोलेंगे? गुस्सा, वैसे तो मुझे इतना गुस्सा आता नहीं है. मेरा गुस्सा, जब गुस्से से ज़्यादा रोना आता है, तो एज सच तो मुझे कभी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता. बट हाँ, सबके अपने मोमेंट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है. तो जब मैं कॉलेज गई थी, तो वो पेरेंट्स से दूर, घर से दूर, अपने भगवान से दूर, क्योंकि वहाँ पे तो आप एकदम प्रॉपर तरीके से भगवान की पूजा कर ही नहीं सकते. तो एक पॉइंट आया था मेरे अंदर, एक बहुत फ्रस्ट्रेशन थी. मुझे फील हो रहा था कि मैं सब चीज़ से एकदम डिस्टेंट हो रही हूँ. तो आई थिंक वो एक मोमेंट था जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एकदम फ्रस्ट्रेटेड देखा होगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट. Okay, so the next statement we have, I secretly want to direct a Bollywood film one day. Yes, that's true. I do. Because मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ऐसे बहुत सारे फिल्म्स आए इन द रिसेंट ईयर्स विच मेड मी वंडर कि काश मुझे ये मौका मिलता. इट वुड हैव बीन अमेजिंग, बिकॉज
एज आई मेंशन बिफोर कि मीडिया एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है किसी भी मैसेज को पहुँचाने की, एंड बॉलीवुड हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन शेपिंग आवर थॉट प्रोसेस टुडे. इवन लाइक एज आई मेंशन बिफोर, फिल्म्स लाइक मैं कुछ भी देखती तो वो मेरे दिमाग में रहता है, आप कुछ भी देखोगी तो वो आपके दिमाग में रहेगा. सो आई फील लाइक इफ़ आई गेट टू डायरेक्ट a movie, like especially a movie, it would be extremely fun. I would love to do that in the future sometime. तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आपका कोई आइडियल फिल्म मेकर जिसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे? ऐसा मतलब एकदम सॉलिड मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है. When it comes to making my dream project, like when it comes to making a film, I would love to make a film on Mahabharata. And I would love for Mahabharata to be represented as accurately as it is, written, I would say. So I would love that because, अब जितने भी movies बन रहे, I feel like they're very fictional. They're not showing the characters the way they've actually been written in a way. So I feel like that accuracy is lacking everywhere. I can give you an example. अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो फिर द्रौपदी जी का जो मेंशन है, शी इज़ वन ऑफ द पंचकन्यास, उनका जो मेंशन है, उनका अपीयरेंस एक स्पेसिफिक तरीके से मतलब मेंशन है. जैसे उनका नाम था कृष्णा, कृष्ण भगवान है, कृष्ण उनका नाम था कृष्णा, क्योंकि उनका जो कलर था वो स्लाइटली सांवला था. शी वॉज कॉल्ड ब्लू लोटस. एंड आप जितने भी सीरियल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है. तो आई फील लाइक ये सब जो जगह है इन पे काम करना पड़ेगा, सो दैट इट अलाइंस विद आवर स्क्रिप्चर्स इन अ करेक्ट वे, कि ऐसा मूवी बनाना चाहिए जो सब देख सकते हैं. हमारे धर्म गुरु देख सकते हैं, हमारे पंडित जी भी देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आजकल की जो मूवीज़ बन रही हैं हमारे, मैं माइथोलॉजी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं नहीं मानती कि हमारी माइथोलॉजी है वो हमारी हिस्ट्री है, तो उसमें ना सादगी नहीं दिखाई जाती है. कहीं ना कहीं उसको एक मॉडर्नाइज कर दिया जा रहा है. जैसे भी आदि पुरुष भी आई थी तो बहुत सारा छेड़छाड़ उन्होंने किया, लेकिन वही जो 90 के दशक में जो रामायण आई थी अरुण गोविल जी की, दीपिका चिकिला जी की, तो फिर वो आज भी कहीं ना कहीं जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर कहीं मिल जाते हैं तो लोग उन्हें राम भगवान की पदवी देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, एयरपोर्ट पे तो लोग उनकी पूजा भी करते हैं. तो वो एक जो सादगी है कहीं ना कहीं आज के टाइम में और फिल्म मेकिंग में वो नहीं आती है. तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है. बिल्कुल. अगेन आई फील लाइक जब आप इतिहास पे या फिर हमारे शास्त्रों पे या फिर हमारी जो ग्रंथ है इन पे आप जब फिल्म्स बनाते हैं, तो जो मैंने देखा है, दे ट्राई वेरी हार्ड कि ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है. इसकी वजह से जो उसकी रॉनेस है, जो सिंप्लिसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है. जैसे आपने जो अरुण गोविल जी की रामायण की बात की, वो मैंने देखी है, बट जो मेरे टाइम की रामायण है वो स्टार प्लस की 2013 वाली रामायण है. उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ बिकॉज आई फील लाइक उसमें वो सिंप्लिसिटी थी, उसमें वो रॉनेस थी. हर एक कैरेक्टर आज भी जब मैं मतलब कृष्ण भगवान को देखती हूँ जिन्होंने प्ले किया, मुझे उनको देख के आज भी सौरभ रैना, या उनको देख के मुझे भी रोना आता है. मुझे लगता है यही तो कृष्ण भगवान है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ फिल्म मेकिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ फिल्म्स. हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं कि सब लोग कहते हैं इतने सारे भगवान क्यों हैं तुम्हारे, तो हम जब मूर्ति पूजा करते हैं हम एसेंशियली पूजा करते हैं परम ब्रह्म की, जो निराकार है, जिनका कोई शेप नहीं, जिनका कोई फॉर्म नहीं, जिनका कोई जेंडर नहीं है. ही इज़ वन. एंड उन्हीं के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. जैसे मैंने एक फोक टेल पढ़ा नहीं था, सुना था. मेरी दादी जी ने मुझे सुनाया था बहुत पहले. उन्होंने मुझे तुलसी माँ, वृंदा माँ की कहानी सुनाई थी कि वो एक राजकुमारी थी और उन्हें हरि भगवान से बहुत प्रेम था, जैसे हम सबको है. तो उनको बहुत भक्ति थी, बहुत प्रेम था. तो किसी कारण की वजह से उन्हें वन में उनके पिताश्री ने भेज दिया. तो जब वो वन में थी, उन्होंने गणेश भगवान को मेडिटेट करते हुए देखा. एंड फॉर सम रीज़न उनको गणेश भगवान की जगह श्री हरि विष्णु जी दिख रहे थे. तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए. तो गणेश भगवान ने कहा कि भले ही मैं और विष्णु जी एक ही फॉर्म, एक ही मतलब मटेरियल से बने हैं, बट हमारा फॉर्म अलग है. हम पानी से बने हैं, बट वो मैं आइस हूँ और वो पानी है, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स में हैं. तो इससे मुझे ये समझ मिला कि जो आइडल्स हम बनाते हैं, इट्स जस्ट सो दैट वी कैन रिलेट, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, वी कैन फील भक्ति ईजियर. सो इसी वजह से जब हम ये कैरेक्टर्स देखते हैं, दे हैव टू बी प्रेजेंटेड वेरी प्रॉपरली बिकॉज देन वी स्टार्ट टू एसोशिएट देम विद गॉड.
So again, so I feel like this is very important. जैसा कि आपने बताया अभी कि मूर्ति पूजन के बारे में, तो ये एक बहुत ही मतलब एक जैसे द्वंद्व कह सकते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और कुछ जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को मानते हैं। जैसे कि आपने बताया भी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं आजकल उन्हें जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, अपने कल्चर से हटा दिया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट करके उनको एक अलग ही नैरेटिव उनके सेट कर दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं उनके सरगनों से कि मूर्ति पूजन को हम खंडन करते हैं, मूर्ति पूजन का हम खंडन करते हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबका अपना ओपिनियन रहता है एंड मैं मानती हूँ कि हमारा डेस्टिनेशन सबका सेम है। भक्ति डेस्टिनेशन है, भगवानी डेस्टिनेशन है। सबको क्या चाहिए? निर्वाणा चाहिए। किसी भी धर्म में, किसी भी कल्चर में सबको भगवान ही तो चाहिए, बस वेज डिफरेंट होती है। मैं मूर्ति से अगर रिलेट करती हूँ तो दैट्स गुड, कोई नहीं करता दैट्स ऑल्सो गुड। सो मैं मानती हूँ ये सारे जो वॉर्स है, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार, बेतुकी बातें हैं। आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे जो मानना है मैं मानती हूँ। एंड वी कैन को एग्जिस्ट ब्यूटिफुली टुगेदर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट्स द ब्यूटी ऑफ भारत। यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, एंड वी कैन स्टिल लिव वेरी पीसफुली। बट आई फील लाइक ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि हम अस वर्सेस देम, हम अलग हैं, वो अलग है, हम एक साथ रह नहीं सकते। तो मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वेरी ट्रू। और ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो ये मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उससे हमारी जो इंटरनल पीस है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से देश भारत की। तो शुभांशी, हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, समटाइम्स आई फील मोर कनेक्टेड टू ट्रीज देन पीपल। इज दिस ट्रू? आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। बिकॉज जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ, वहाँ के पेड़ देखती हूँ, तो आई ऑलवेज वंडर कि इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। जैसे हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, मैं आपकी स्टोरी जान सकती हूँ, आपकी कहानी जान सकती हूँ, आप कहाँ से आई है, आप क्या सोचती हैं, बट ये बात नहीं कर पाते, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैं बहुत बार सोचती कि काश मैं इनसे बात कर पाती, काश मैं इनके थॉट्स जान पाती। और मुझे बहुत प्रेम आता है उन पे एक तरीके से। मुझे नदियों से बहुत प्रेम आती है। जैसे हमारे झारखंड में एक नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे नाम स्वर्ण रेखा इटसेल्फ मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब भी उस नदी को देखती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं अपनी ही दुनिया में चली जाती हूँ। एक ऐसा प्रेम आता है उसके ऊपर कि मैं आपको क्या कहूँ, मैं उसको वर्ड्स में वर्णन नहीं कर सकती। Okay, so the last one is, enjoyed being on Johar Diaries. Of course, it was a really amazing experience. Of course, I was a little bit nervous, but I think you did an amazing job. I feel very comfortable, and I feel like I spoke about a lot of things which I wouldn't have been able to speak in any other interview, I would say. So I really loved it, and all the best. शुभांशी, मुझे अचंभा होती है, मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपके अंदर जितना नॉलेज है, जितनी टीचिंग्स आपको मिली है, तो आई वांट टू नो कि इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। हु इज़ योर बिगेस्ट चीयर लीडर? किससे आप इतना सीखते हो? क्योंकि आज हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनको आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सोच के लग रहा होगा कि वो सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा करें। तो आई वुड से कि आप एक एग्जाम्पल सेट हो रहे हो एक सोसाइटी में, और कमिंग जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। तो क्या है बैक स्टोरी, क्या है? सो दिस गोज़ टू माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स। आप जब सोचते हो कि काश मेरे भी बच्चा ऐसा कुछ करे, तो आपको खुद बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स आर द रीज़न वाई चिल्ड्रन आर एबल टू डू वट एवर दे कैन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने अपने पिताजी को बहुत वर्षों से देखा है, एंड ये सेल्फलेस है। ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँगा तो मुझे नाम मिलेगा, नेवर, इट वाज सो सेल्फलेस। तो ये जो देश के प्रति जो प्रतिष्ठा जो मैंने देखी, जो एकदम वो होता है कि करना है कुछ, और मेरी जो माता श्री भी है उनको भी मैंने देखा है, एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज, like one of my safe places where I go to whenever I have some issue to talk to. So I feel like they are the reason what I am. So again, to all the parents, that if you want your children to be like that, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ करें, so आपको खुद बदलना पड़ेगा, आपको उनको वो रास्ता दिखाना पड़ेगा, वो दिशा दिखानी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं?
जी तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ आपको कितनी भी छोटी लगे अभी, बट वो एक फ़ॉर्म ले सकती है और आपको अपनी क्रिएटिव आउटपुट को एक ऐसी तरह से यूटिलाइज़ करनी चाहिए जो हमारे देश के प्रति कुछ अच्छा करे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे पता है हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बहुत उनमें जागरूकता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट आपको अपने रूट से जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ एक टॉपिक बन के हमेशा ऐसा किताबों के पन्नों पे ही रह जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच शुभांशी। और मैं तो यही कहूँगी कि आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सोच और आपसे बात करके तो मुझे यही लगा कि शायद अभी तक मैं अपने सीवी पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लिख कर ही प्राउड फील कर रही थी, बट देयर इज़ मोर टू नो। और बहुत हमारे बीच में ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं, और आपसे बात करके ये लगता है कि ठीक है, हमारा फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। तो थैंक यू सो मच शुभांशी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी साक्षी जी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही मीनिंगफुल, नॉलेजेबल एपिसोड। अगर आपको भी हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारे बीच जो गेस्ट रही हैं उनसे बात करके पता चला कि उनका जज्बा, आपकी सोच कितनी इंस्पायरिंग है। और इन ऐसे टैलेंट से बात करके लगता है कि हमारा जो देश है वो सेफ़ हैंड्स में, हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ़ हैंड्स में है। तो जोहार डायरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। जोहार डायरीज़ पावर्ड बाय ग्लोबल मीडिया अपडेट्स, स्पॉन्सर्ड बाय रामलखन डेवलपर्स एंड को स्पॉन्सर्ड बाय वन पिक्सल प्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, कहती हूँ आपसे जोहार और अलविदा। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, क्योंकि ये है जोहार डायरीज़, जहाँ हर कहानी एक याद बन जाती है।